Namaskar. After Bihar polls, Bengal has been constantly in news for various reasons, and it seems that the ground in Bengal is shifting again after 33 years of communist rule and 10 years of TMC rule. What are the ground situation in Bengal? How does BJP is strategizing to gain benefit out of this situation? What are the key issues? And is BJP ready to finally change the game in Bengal? To talk all about this, we have BJP MP from Midnapur and State Unit President of Bharatiya Janata Party, Dilip Ghosh with us. Namaste Dilip da. दादा नमस्कार। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति अब ज़ोर पर है और रोज़ वहाँ से जो खबरें आ रही है उसमें तो ऐसे लगता है कि शायद चुनाव आने तक आप टीएमसी में ममता दीदी के सिवा किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लगभग सिचुएशन ऐसा ही है। देखिए, पिछले 45 साल से बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। इमरजेंसी के समय सिद्धार्थ शंकर राय वहाँ चीफ मिनिस्टर है। जो शुरू हुआ वो अत्याचार शुरू हुआ और तानाशाही शुरू हुई। बीच में कम्युनिस्टों का राज है, वो भी एक प्रकार से लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में आना और लोकतंत्र को पहले ख़त्म करना, ये इनकी रही है परंपरा। और उससे निजात पाने के लिए लोग मुक्ति के लिए तरसते रहे। दुर्भाग्य से हम उस समय तैयार नहीं हो पाए, नहीं तो लोग हमको चुनने वाले थे। ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री थी जो लोगों के सुख दुख में जाती थी। कोई संगठन नहीं था, ना तो उनसे कोई उम्मीद थी कि वो सोनार बंगला बना देगी। लेकिन लोगों को जीने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, लोकतंत्र के लिए और किसी को एक माध्यम बनाना था, वही हो गया। बंगला में हम बोलते हैं ज्वलंत कड़ाई थे फुटंत कड़ाई थे ज्वलंत आगुन, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार ही हुआ, एक से कूद करके आग में गिर गए। तो उस समय जो मिला उसको, फिर दूसरा बार भी भाजपा की राह देखते लोग, लेकिन हमारा संगठन खड़ा नहीं हो पाया। तो लोग को आज लग रहा है कि बीजेपी एक विकल्प के रूप में आया है। साथ साथ माननीय अमित भाई का, माननीय मोदी जी का नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही है, देश की नया भारत, न्यू इंडिया बन रही है, पुनर्गठन हो रही देश की, और दुनिया में देश की सम्मान बढ़ रही है। पूरा देश में सरकार की जो उपलब्धि है, गरीब लोगों की तरक्की हो रही है, ये सारी बात वहाँ के लोग भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और लोकतंत्र से वंचित है लोग, सुशासन से वंचित है, केंद्र सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उससे भी वंचित है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा ही सही है। और पिछले 45 साल से केंद्र की सरकार अलग रही है, पश्चिम बंगाल की अलग रही है, और वहाँ की सरकार की एक ही नारा रही है कि केंद्र सरकार जवाब दाओ, हर बात में केंद्र के खिलाफ लड़ना। लाभ कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। आए लोगों को ये उपलब्धि हो रही है कि आप तो बदल होना चाहिए और भाजपा के माध्यम से होना चाहिए, इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। और जब जनाधार बदल रही है तो स्वाभाविक नेता भी बदलेंगे, और उसी का क्रम शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि फरवरी में एकदम मामला साफ हो जाएगा। लेकिन दिलीप, इसमें एक समस्या ये है कि भाजपा पूरे देश भर में एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। बंगाल में भी वैसे हम देखें तो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, प्रोफेसर देवा प्रसाद घोष हो, एक बड़ी परंपरा जनसंघ के समय से विष्णुकांत शास्त्री जी से महान लोग, बहुत बड़े लोगों की परंपरा रही है। तपन सिकदा तो भी। ऐसे में जब दूसरे दलों से नेता आते हैं तो क्या भाजपा को ये समस्या क्रिएट करने वाला नहीं है? एक तो उनको अपने दल में एक तो पचा पाना, अपनी विचारधारा, संगठन, भाजपा की अपनी नीति, दूसरा जो पारंपरिक रूप से सालों से भाजपा के झंडे के नीचे लड़ रहा है उसको एक तरह से साइड लाइन करना, ये दोनों आपको समस्या नहीं लगती है? पार्टी जब बढ़ती है, लोगों की उम्मीद बढ़ता है, तो आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। हम जनसंघ का स्थापना हुआ वहाँ, और आज तक हम सत्ता के लिए तरसते रहे और 4% की पार्टी रह गए। देश में भाजपा फैल गई, सत्ता में आ गई 4-5 बार एक प्रदेश में,
कायाकल्प हो गया। केंद्र सरकार में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार आए हम सत्ता में। बंगाल के लोग चाहते हुए भी भाजपा को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उस स्तर के नेतृत्व उतने संख्या में हमारे पास नहीं था। और देश का विभाजन, उसका प्रभाव, कम्युनिस्टों का विचार, उनकी राजनीति, छल कपट, इसके कारण हम सफल नहीं हो पाए। आज लोगों की मजबूरी लग रही है कि पूरा देश में भाजपा है और उसका सुशासन सबको मिल रहा है, हम काहे वंचित रहे, हमको भी लेना चाहिए। तो ये दूसरा, हमारे आज की जो लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ज़मीन पर, उनकी जो मनोबल, इच्छा शक्ति और जो जुझारू मानसिकता, उसके कारण आज बदल हो रहा है। लगभग 135 कार्यकर्ता से ज़्यादा कार्यकर्ता की हत्या हुई है और नृशंस रूप से हत्या किया गया। अभी देखे होंगे उसका फोटो, मार के पेड़ में टांग दिया जाता है 20-22 साल के युवाओं को। तो इससे भी लोग व्यथित है और जिस प्रकार हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है, उससे भी लोग निजात पाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। और खाली बंगाल में नहीं है, आप देखिए त्रिपुरा में 5 साल पहले 1.5% वोट था, 1.5%, 5 साल में 50% हो गया। सत्ता है, सरकार चल रही है धमाके से। बंगाल में 7th पे कमीशन नहीं लगा, खाली घोषणा हुई 6 का, वो भी नहीं लागू है, और वहाँ 7th पे कमीशन लागू हो गया है। बड़ा समस्या लेकर सरकार आई थी, उसको लेके समाधान करके चल रही। 25 साल की कम्युनिस्ट राज की जितनी असर था, कुपोषण था, कुशासन था, सबको लेकर चल रही समाधान करते हुए। दूसरी पार्टी से लोग आए, इसलिए आसाम उससे भी आगे है, जहाँ 1, 2, 3 नंबर के सब नेता बाहर से आए हुए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार सफलतापूर्वक चल के 5 साल पूरा किया है। तो ये हमारे एक तंत्र हमने विकसित की है संगठन की, उसके आधार पर जो भी आता है उसको पचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इतनी पाचन शक्ति भाजपा में है कि किसी को भी पचा लेगा और अपने साथ कर लेगा। मुझे लगता है जो लोग आ रहे हैं वो सारा समझते हैं भाजपा की कार्य पद्धति को, व्यवहार को, विचारधारा को, जानबूझकर आ रहे हैं। ये बात सही है कि जब ज्वार आता है तो सब कुछ आ जाते हैं, तो उसको छानबीन करके हम आगे बढ़ेंगे। जिनकी योग्यता है, कार्यकुशलता है, उनको उसी प्रकार काम देंगे। और पिछले 2-3 साल से प्रक्रिया शुरू है, उन लोग हम साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो योग्यता है, उनकी जो परिश्रम, उससे पार्टी को लाभ मिला है, तभी ना हमको सफलता मिली है। और आगे भी और जो योग्य लोग इधर उधर हैं, उनको सबको जोड़ के बंगाल का परिवर्तन करेंगे। दादा, ये तो हो गया मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति, क्योंकि उसमें तो आपको सब तरफ कुछ ना कुछ ये, लेकिन दूसरी तरफ है विचारधारा। भाजपा अपने कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा से चली और बंगाल में वो मुद्दों की विशेष प्रासंगिकता है। उसमें से एक मुद्दा जिसका बहुत बड़ा हल अभी केंद्र के प्रयास से और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निकला है, वो राम मंदिर का है। लेकिन बंगाल में क्या है, मतलब ये बंगाल में श्री राम बाहरी कैसे हो गए, और जय श्री राम ये नारा इस तरह से एक बंगाल में चिढ़ने वाली बात कैसे हो गई है? देखिए, दुर्भाग्य हमारी जो लगभग 1000 साल की गुलामी है उसका तो प्रभाव था ही, लेकिन उसके बाद अंतिम 200 साल अंग्रेजों का जो जमाना रहा, उन्होंने जानबूझकर हमारे इतिहास को, भूगोल को, मानसिकता को, संस्कार को विकृत किया, खंडित किया है। और सबसे बड़ा शिकार बंगाल के लोग बने, क्योंकि राजधानी बंगाल कलकत्ता रहा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वहीं से हुआ, तो अंग्रेजी शिक्षा मतलब अंग्रेजी सभ्यता हमारे ऊपर थोपा गया। उस समय इंग्लिश लिखे पढ़े लोग जो जिस मानसिकता के थे, आप अगर रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करेंगे, ऐसे जो रविन्द्रनाथ ठाकुर, विद्यासागर जो संस्कारक हुए और समाज सुधारक रहे, साहित्यकार रहे, जो भी बोलेंगे बंगाल को बनाने के लिए, वो समझते थे। ठाकुर बोलते थे और उस समय बोलते थे कि सायवम वाक्य प्रमाणम, मतलब अंग्रेज जो बोलेंगे वही सही है। कोई आके बोलता है ठाकुर को, एक दिन रोज़ उनका प्रवचन सुनता था, एक दिन बोला ठाकुर गीता बहुत अच्छा है, उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वो लोग को गाली देके बोलते थे, बोले क्यों, कोई साहब बोला है क्या? तो अंग्रेज बोलेगा तो मानेंगे। ये मानसिकता बनी, गुलामी मानसिकता जो बनी हुई ना, उसको निकालने में और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज का पीढ़ी बहुत होशियार है, उसको छुपा नहीं सकते आप कुछ भी। इंटरनेट से, दूसरे माध्यम से, सोशल मीडिया से वो हमारी संस्कृति, परंपरा, इतिहास को जान रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ से चल करके, हम तो नेतृत्व करने वाले थे देश को, और आज हम भी गुलामी से समय बिता रहे हैं। तो अंग्रेजी लिखे पढ़े लोग हमको ज़्यादा डिमोरलाइज किया। अंग्रेज का ज़माना, उसके बाद कम्युनिस्टों का राज रहा, बीच में थोड़ी सी कुछ राष्ट्रवादी अच्छे लोग आए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, संगठन नहीं था। प्रफुल्ल चंद्र घोष जैसे महान व्यक्ति, विधान राय जैसे लोग, प्रखर राष्ट्रवादी स्वाभिमानी लोग थे, लेकिन वो भी परंपरा खंडित हो गया। अंग्रेजों ने, कम्युनिस्टों ने इतना डिमोरलाइज किया लोगों को, तो उससे हमारी परंपरा टूटी और आज सबसे खराब स्थिति में पहुंचा है। इसलिए उत्थान अवश्यंभावी है और होना ही है। इसको समझता है बंगाल आज का पीढ़ी समझता है कि गलत हो गया है जो हो रहा है। जय श्री राम बोलना गुनाह है, पूरा देश में हर घर में राम मिलेंगे बंगाल में, लेकिन फिर भी जय श्री राम मना है।
एक प्रकार फोबिया हो गया है। जैसे अंग्रेज डरते थे, कोई वंदे मातरम बोल दिया तो कान खड़ा हो जाता था, पकड़ो, लाओ, डालो, मारो, कानून बना था। इसलिए सर्कुलर वंदे मातरम बोलने से उसको सजा दिया जाएगा, 12 साल का लड़का को सजा दिया गया। आज जय श्री राम ममता बनर्जी के लिए वही हो गया है, भूत देखते हैं सब जगह। तो वो क्या असेंबली में मोशन, सेंसर मोशन पास करेंगे उसमें? नहीं, वो तो क्या होगा अलग बात है। अभी उन्होंने केंद्र का कानून का खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने भी उसका जवाब जय श्री राम से दिया। पिछले चुनाव में 3 लोग हम जीत के विधानसभा में गए थे, उसमें मैं भी था। अभी मैं जाने के बाद 2 थे और 4 बाई इलेक्शन से जीत का है, और 20 लोग बाहर से आ गए जय श्री राम बोलने वाले, तब उनको संभालना पड़ रहा है आजकल। दादा, आपने संगठन की बात की कि संगठन हमारा पहले उतना मजबूत नहीं था, धीरे धीरे मजबूत हुआ। लोकसभा चुनाव में आप 18 सीट जीतते हैं, लेकिन क्या अभी वर्तमान में संगठन इतना वहाँ पे मजबूत है कि आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं वहाँ पे? बिल्कुल, आज सच बोले तो कम्युनिस्टों का संगठन था, कैडर बेस्ड उनका भी परिश्रम करके। आज भी थोड़े बड़े लोग, 7% भले वोट हैं उनका लोकसभा में, लेकिन उनके कुछ लोग हैं, संख्या कम है, लेकिन विचार के और संगठन में उनका कुछ भी पुराने लोगों का अभी भी निष्ठा है। ये टीएमसी जो आया है, इधर उधर का सब लो करके, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यही लागू हो गया, वो चल रहा है किस खिचड़ी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 16 साल की जो चुनाव हुई उसके बाद हमने तुरंत लोकसभा की तैयारी की। 21 सीट हमारी टारगेट थी, हम 18 पहुँचे, 4-5 सीट थोड़ी थोड़ी वोट से हार गए। और अमित भाई ने बोल दिया आधा तो आधा ही बोला। मैंने स्लोगन दिया 19 में हाफ और 21 में साफ, लोगों ने लगभग कर दिया उसको। तो उसके बाद फिर से एकदम बूथ स्तर तक संगठन बनाना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, आंदोलन करना, 350 के ऊपर विस्तारक निकालना नौजवानों को, ये सारा प्रक्रिया जो बाकी प्रदेश में होता है हुआ है। आज वास्तव में बंगाल में किसी पार्टी के पास संगठन है तो भाजपा के पास है। हर बूथ में एक ना एक व्यक्ति है हमारे। टोटल संख्यालघु बूथ जो हैं, लोग डरते हैं आने के लिए, फिर भी 1-2 लोग हमारे हैं। कमेटी नहीं होगा, लेकिन टीएमसी के पास भी उतना संगठन नहीं है, और सीपीएम कांग्रेस तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनका तो हालत ख़राब है। तो आज भाजपा हर प्रकार के तैयार है सत्ता संभालने के लिए और सत्ता में आने के लिए। प्रफुल्ल जी अभी कह रहे थे कि पार्टी विचारों की है, लेकिन सभी पार्टी के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। पहले मुकुल रॉय आते हैं, फिर शुभेंदु अधिकारी आते हैं, तो ये भाजपा के लिए कितना फ़ायदा पहुंचाएगा इनका आना? दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कचरा साफ हो रहा है, तो उनका ये कहना और आपका एक तरह से भर्ती अभियान कह लें, तो इससे भाजपा को सच में कितना फ़ायदा? एक तो देखिए, कचरा की बात बोले तो जो उनके प्रोमिनेंट फिगर थे, उनके फेस थे, वो आ गए तो पूरा पार्टी ही कचरा है, मतलब तो पब्लिक ही पूरा कचरा साफ कर देगी अगले चुनाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, अब जो लोग आए उनको सम्मानपूर्वक हमने पार्टी में जगह दिया है, उनकी अनुभव उसका काम आ रहा है, पार्टी लाभ भी हमको मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं वो लोग, और करते करते थोड़ी मोड़ी जो इधर उधर का था वो कदम मिल जाएगा, मन मिल जाएगा और पार्टी आगे बढ़ेगा। ये प्रक्रिया हमारे पास है अलग अलग प्रदेशों में, इसको हम लोग व्यवहारिक रूप से सफलतापूर्वक और वास्तव में लाए हैं और उसका लाभ भी हमको मिला है। इसका व्यतिक्रम बंगाल में नहीं होगा और उसका लाभ हमको मिलने लगा है। और ये भी सही है कि उस पार्टी में ज़्यादा नेता है, उसको तोड़ेंगे तो वो कमज़ोर होगा, पहले तो उसको कमज़ोर करना हमको, और उन नेताओं का हम अपने अनुकूल उपयोग करके और फिर अपना फ़ायदा उठाएंगे, और वो भी हो रहा है। दीदी तो कहती है कि ईडी और सीबीआई का परिणाम है ये सारा। नहीं, ईडी सीबीआई तो पहले भी थी, क्यों नहीं है? सीपीएम कांग्रेस के लिए क्यों नहीं है, आपके लिए क्यों है? या तो बात सही है कि आपके लोग डरे हुए हैं, आपका पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए भाग रहे हैं। कितने लोगों को जेल भेजा है, नोटिस और लोगों को भेजा है। सच में जो कोयला की चोरी में, गाय की चोरी में, पत्थर बालू की सारे आम चोरी होती है, बहुत बड़ा एक ये सिंडिकेट चलता है और ये पार्टी के मैक्सिमम उसमें जुड़ा हुआ है। इस राष्ट्रीय संपत्ति को लूट करके पार्टी चलता है, नेता लोग अपने भवन बनाते हैं, तो ये तो सही है, इससे लोग दुखी हैं। लेकिन इसके लिए कोई दूसरे पार्टी का इसलिए उसका खिलाफ हमने लगा दिया, ऐसा नहीं है। और वो जिनके नाम पर है तो वो हमारे पार्टी में आने के बाद भी उनको पैरेड करना पड़ता है, वो जा रहे हैं, उनको बुलावा आ रहा है। बाकी कानून है, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट देख रहे कि मैं सारी कुछ हो रही है, तो आप डरते हैं, आपके नेता ऐसे ही हैं, दागी है, तो आपको तो डर ही है, और वो तो होना ही है, कानून के सामने सबको आना है। आप बोले अभी कि करीब 150 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अमित शाह जी ने भी अपने भाषणों में और नड्डा जी ने भी इसका जिक्र किया है, तो लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जो हत्या हुई है तो भाजपा उसका माइलेज ले रही है।
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा उन कार्यकर्ताओं के बलिदान के लिए, उनके लिए और उनके परिवार के लिए वाकई कुछ कर रही है उनके भविष्य के लिए, या सिर्फ हम उसका मतलब पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या? नहीं, कोई माइलेज नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो गई हम बोलेंगे भी नहीं, आंदोलन भी नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अधिकार हमको नहीं है, वो हम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी क्या करती थी? जंगल माहौल में किसी का मर्डर होगा उसका लाश लेके कलकत्ता में रोड में बैठ जाती थी, नॉर्थ बंगाल से ले आती थी। ये लाश की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया। हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, बिल्कुल एजिटेशन करते हैं, थाना घेराव करते हैं, कानून व्यवस्था के लिए दोषी को सजा देने के लिए हम करेंगे आगे भी। और उन परिवार के लोग जो हमारे पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए बलिदान दे रहे हैं उनका सम्मान भी करेंगे, उनके परिवार को भी सम्मान करेंगे, उनकी सारी जिम्मेदारी लेंगे। और अमित भाई बोले थे उनका 5-5 लाख रुपया उनको मदद करो, हम तुरंत उनको 5 लाख का चेक देते हैं उनके परिजनों को कि पार्टी आपके पीछे है, बाकी आगे भी देखेंगे। ये हमने किया है। आज इसीलिए कोई कार्यकर्ता इतनी हत्याओं के बाद भी, इतनी हिंसा के बाद भी लगभग 29,000 केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर चल रहे हैं, फॉल्स केसेस। उसमें क्या नहीं, मर्डर केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हथियार का केस है और हिंसा, सब प्रकार की, गांजा का केस है, NDPS दे देते हैं। फिर भी कोई पीछे नहीं हटता है। पूरा परिवर्तन करके ही दम लेंगे अपने कार्यकर्ता। इसमें जो 2 बड़े इशू निकल कर आ रहे हैं, वो एक तो बंगाल में है सुशासन का, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो वहाँ पे बंगाल में लागू ही नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो कानून सरकार बनाने की कोशिश करी और CA उसका उदाहरण है। बंगाल सबसे बड़ा विक्टिम उसका था और बंगाल में एक बड़ा मुद्दा भी था। लेकिन क्या अभी बीजेपी इन मुद्दों पर, मतलब एक तो वो कानून जो नीतियाँ बनी वो लागू नहीं हो रही है, उसको पहुंचाने के लिए बीजेपी किस तरह से कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बंगाल के लोगों के साथ बना रही है, और दूसरा क्या CA के मुद्दे पर अभी बैकफुट पर आ गई है क्या आंदोलन के बाद? नहीं, जैसे कि आपने बोला सबसे बड़ा विक्टिम बंगाल है और कानून पारित करने के बाद सबसे बड़ा हंगामा वहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा संपत्तियों की नुकसान, ट्रेन, बस, स्टेशन जलाया गया, रेल लाइन उखाड़ दिया गया, सब कुछ किया गया। और ये ज़्यादातर उधर से हुए घुसपैठियाओं ने किया है। और इसीलिए ये दीदी का वोट बैंक है। इसलिए किसी ऊपर ना एक लाठी चली, ना एक FIR हुआ। सैकड़ों करोड़ संपत्ति का, प्रॉपर्टी का खत्म, नुकसान होने के बाद भी। दूसरा, CA तो हमको करना ही है क्योंकि हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद ने इन रिफ्यूजियों के लिए काम किया, इनकी सम्मानपूर्ण नागरिकता मिले उसके लिए आंदोलन किया और उसके लिए केंद्र का मंत्रित्व छोड़ कर गए और 2 बार मंत्रित्व छोड़ा, बंगाल में भी, यहाँ। तो उनका ये जो बलिदान और इनका जो संकल्प उसको हम पूरा करेंगे। इसलिए तो किया है। जैसे कि बंगाल से 18 MP आए तो पारित कर दिया हमने CA, और उसको लागू भी कर देंगे। उसकी जो प्रक्रिया है उसकी पूरी होनी है और अनुकूल परिस्थिति बन जाएगा तो वो करेंगे। और वहाँ के लोग विश्वास भी करते हैं, अगर होना है तो भाजपा का हाथ से ही होना है और वो इंतजार करेंगे। अब 70-50-60 साल इंतजार किया कानून के लिए, 1 आध साल और इंतजार करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हर व्यक्ति जो उधर से आया है अपने मान सम्मान, अपने माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए, यहाँ सबको हम सम्मानित नागरिकता देंगे। और ये जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, वो बंगाल में लागू नहीं हो रही है। तो दीदी कहती है कि हमने तो उसके लिए राज्य स्तर की अलग नीतियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे कहीं कम्युनिकेशन गैप आपको पार्टी के स्तर पर और लोगों के बीच में लग रहा है? नहीं, गैप नहीं, ये जानबूझकर किया जा रहा है कि मोदी का नाम हो जाएगा। अब बिना लागू किए तो 40% से ऊपर लोग वोट दे दिया हमको ना। ऐसे नहीं रोक सकते आप किसी योजना को। ये जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने किया गरीबों के लिए। लोग जानते हैं हमको घर मिल रहा है, हमको शौचालय मिल रहा है, हमको भत्ता मिल रही है, और चिकित्सा सुविधा से शिक्षा और खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ हो रहा है। आवास योजना हो रही है। ये आयुष्मान योजना की लाभ बंगाल में एक व्यक्ति को भी नहीं मिला है। देश में 101 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मिल गया है। किसान लोगों के लिए जो सम्मान निधि मिल रही है, देश में लगभग 12.25 करोड़ लोगों को 20-20 हज़ार रुपया मिल गया 3 साल में। बंगाल में एक को भी नहीं मिला है। लोग जानते हैं इसको, और इसीलिए लोग जानते हैं ये दीदी की सरकार जो रोड़ा है रास्ते में, स्पीड ब्रेकर है, इसको बिना हटाए हमको केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं मिलेगी, और इसलिए हटाना ही है इसको। तो एक तरफ योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने देना, और दूसरी तरफ भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष जी हों, उनके ऊपर हमला, आपके ऊपर तो कई बार हमला हो चुके हैं। तो आपने परेशान होकर बाद में ये कहा कि हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये हिंसा की राजनीति में अंततः जनता पिस रही है?
बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी समस्या है और ये हिंसा आज नहीं है, ये कम्युनिस्टों ने भारतीय राजनीति में आमदनी किया है। तीनों राज्यों में, त्रिपुरा, बंगाल और केरल में चरम पर हिंसा होती है जब जीतते हैं, और बंगाल में उसका शिकार हमको होना पड़ा। आज वो कमजोर है, लेकिन वो कल्चर इधर भी आ गया, वही लोग आ गए इधर, इनके वो आके कर रहे हैं। तो इसलिए हिंसा तभी समाप्त होगा जब राष्ट्रवादी शक्ति आएगी सत्ता में और ये परिवर्तन होगा विचार की। ये सरकार जब तक रहेगी ये संभव नहीं है, और इसलिए लोग इसको समझ रहे हैं कि विकास की राजनीति हो और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो और हिंसा मुक्त राजनीति हो, तभी हो पाएगा जब भाजपा सत्ता में आएगा। लेकिन दादा, हिंसा की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे पहले कम्युनिस्टों का, आपने सही कहा कि कम्युनिस्टों की जहाँ पे रही है वहाँ पे ये हिंसा की राजनीति आई है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए और ज़्यादा हिंसा हुई है, टीएमसी ने उसको शुरुआत की। क्या भाजपा भी उसी रास्ते पर, क्योंकि एक पॉलिटिकल कल्चर होता है स्टेट का, क्या भाजपा भी उसी पॉलिटिकल कल्चर में अभी मजबूरी में ढालना पड़ रहा है भाजपा? नहीं, एक ऐसा होता था हमारे में इतना ताकत है हम उसका बदला ले सकें, हम उसका बुरी तरह प्रतिरोध प्रतिवाद कर सकते हैं। हमारे संस्थापक ने बोला है अन्याय का प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़ने से प्रतिशोध भी लो, लेकिन लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं हिंसा का, इसलिए हम सहन कर रहे हैं, इसके लिए हम बलिदान दे रहे हैं। और त्रिपुरा में 25 साल राज था कम्युनिस्टों का, हिंसा चरम पर था, आज देखिए लोग शांति से रह रहे हैं वहाँ। मैंने गया था वहाँ शपथ ग्रहण में, लोगों में वो उच्छ्वास देखा कि लोगों को मुक्ति मिली है, लाखों लोग रास्ता में आ गए, रास्ता बंद हो गया, मैं जा नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया, वो जो ग्राउंड था वो भर गया। तो ये होता है मुक्ति की श्वास। यहाँ भी बंगाल में हुआ था, लेकिन उससे दुर्गति हुई, लोग फिर एक बार मुक्ति चाह रहे हैं। भाजपा कानून व्यवस्था संविधान का आधार पर देश भर में सब जगह राज कर रहा है, बंगाल में भी राज करेगा, वो स्वराज देगा। एक जो घुसपैठियों वाला है, कानून पास हो गया, उस पर बहुत सारी देश भर में डिबेट भी हो गई उस बहाने, लेकिन फिर भी ये समस्या कोई उसका हल निकलते हुए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी वोट बैंक की राजनीति अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, तो उसमें भाजपा क्या उसका उपाय देखती है? एक तो चलिए जो आ गए हैं उनको नागरिकता देना, जो हिंदू है, अन्य जो वहाँ से पीड़ित होकर आए हैं, लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको कैसे डील करना? नहीं, देखिए, पहले तो जो हमारी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, हमने वचन दिया है, देश विभाजन के बलि जिन लोगों ने हुए हैं तो उनको पहले स्थापित करना। उनके परिजनों ने भी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की है, बलि चढ़ी है, फांसी में गए, गोली खाए, तो उनका पूरा योगदान रहा स्वतंत्रता में। तो इसलिए पहले उनको यहाँ के सम्मानित नागरिकता देना है, और वो हो जाते ही जो एक्स्ट्रा है अनवांटेड वो तो चिन्हित हो ही जाएंगे। फिर यहाँ की देश, यहाँ की सरकार आगे सोचेगी। दुनिया में कहीं भी इन्फिल्ट्रेटर्स को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, उसके लिए अलग अलग कानून है, देश की जो कानून है उसका आधार पर उनकी व्यवस्था होगी। सर ने इलीगल माइग्रेंट की बात की, तो इलीगल माइग्रेंट की जब बात होती है उसमें रोहिंग्या मुसलमानों को हम अलग नहीं रख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि बंगाल में ठीक ठाक संख्या में वो लोग हैं। अब तो कईयों के पास जो है वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड इस तरीके की जो है डॉक्यूमेंट्स भी बन गए हैं। लास्ट 2020 के अंत में वहाँ से 6 अलकायदा के आतंकवादी भी पकड़े गए NIA के द्वारा। फिर बंगा बहादुर के जो कातिल थे वो भी 20 साल तक बंगाल में छुपे रहे। तो इन सब अगर चीज़ों को देखें तो लगता नहीं है कि बंगाल जो है मतलब अनवांटेड चीज़ों के लिए एक सेफ हेवन बन गया, कह सकते हैं आतंकवादी या इस तरीके की चीज़ों के लिए जो है एक सेफ हेवन टाइप का बन गया है। ये इसकी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई कम्युनिस्टों को राज में, वो किसी प्रकार से टिके रहना चाहते थे। पहले देश के विभाजन के लिए उन्होंने समर्थन किया, पाकिस्तान मानते होवे तभी भारत स्वाधीन होवे, ऐसे स्लोगान दिए थे। वो सोचे तो पाकिस्तान में भी राज रहेगा, इधर भी राज रहेगा, वहाँ तो साफ हो गए, यहाँ साफ होने में लेट हुआ। तो इनकी जो राष्ट्रीय विचारधारा के कारण ये सारी बातें होती है। देश की सुरक्षा, सम्मान, लोगों की शांति, इसकी कोई चिंता नहीं होगी, इसलिए दुनिया से धीरे धीरे वो साफ हो रहे हैं। तो ये जो चली है इसके कारण यहाँ की जनता को बहुत तकलीफ है। कानून व्यवस्था पर उसका असर हो रही है, अर्थनीति पर असर हो रही है, और सामाजिक जो ताना बाना, हमारी संस्कृति संस्कार, उस पर भी चोट हो रही है। अभी देखिए देश भर में कहीं सांप्रदायिक दंगा करने की किसी हिम्मत नहीं है, बंगाल में हर जिला में हो रहा है, बम विस्फोट हो रही है, बंदूक की कारखाना मिल रही है, टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में पकड़े गए, बीरभूम में पकड़े गए, मालदा में पकड़े गए, और कहीं कोई आतंकवादी नहीं है, केवल बंगाल में है। खाली बांग्लादेश के जो मुजीब के हत्यारे वो नहीं थे, अब नॉर्थ ईस्ट के, मिजोरम, मणिपुर के टेररिस्ट साहब यहाँ शेल्टर ले रहे हैं, सेफ शेल्टर है उनके लिए।
तो ये इस प्रकार जो पार्टी हैं, जो जिनकी विचारधारा की कोई निशाना नहीं है, कोई देश के बारे में कोई उनका नहीं है, जो जय बांग्ला का स्लोगन लगाते हैं ममता बनर्जी, जय श्री राम का खिलाफ जय बांग्ला का स्लोगन बांग्लादेश का है। उनका स्वतंत्रता के नारा था, हमारे जैसे वंदे मातरम था, उस पर आया। उन्होंने कोर्ट ने भी राय दिया कि ये ऑफिशियल स्लोगन है, आप क्यों वहाँ से लेके आते हैं। वहाँ से अभिनेताओं को ले आए चुनाव प्रचार के लिए, दुर्गा पूजा उद्घाटन के लिए खिलाड़ी को ले आते हैं वहाँ से। यहाँ तक 1000 किलोमीटर जो बेड़ा नहीं दिया गया बरबेडोयर का, उसका कारण ये है कि रोहिंग्या आए, घुसपैठिया आए, उनका वोटर बन के वोट दें। इसलिए इस बार जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें 4-5 लाख नए विदेशी वोटर अनवांटेड जो उसमें शामिल हो गए हैं। लगभग 21-21.5 लाख नया बने हैं, उसमें इतने लोग उसमें घुस गए हैं और इन्होंने घुसाया। तो इसका नुकसान तो भाजपा को होगी फिर। बिल्कुल नुकसान है, और हमने इस विषय को बोला भी है। मैंने खुद बोला चुनाव कमीशन को कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो संख्यालघु इलाका है, इस प्रकार स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, आप उसको छानबीन करिए, उसको स्पेशली जांच करिए लिस्ट लेकर के, नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा चुनाव का। लेकिन बांग्लादेश तो वहाँ से सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को बांग्लादेश तो हटा रहा है, एक आइलैंड पर भेज रहा है, और म्यांमार की सरकार को भी कह रहा है कि भाई आप रिपैट्रिएट करो, यूएन का कमीशन उसको ये कर रहा है। तो भाजपा इस मुद्दे पर कोई दबाव ममता बनर्जी पर नहीं बना? बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के ही लोग और म्यांमार गए थे, जैसे हमारे तमिल भाई गए श्रीलंका में, उनके साथ अत्याचार हुआ, तो यहाँ से वहाँ गए, उत्पाद किया तो वो भगाए। ये नहीं ले रहे हैं उसको, फिर दोबारा उसको भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ भेज रहे हैं। हमारे लोग उसको स्वागत कर, टीएमसी के नेता लोग, उनके पंचायत के, जिला परिषद के लोग, उनको टेंट लगा करके दूर से ला करके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके संपत्ति वोटर बना रहे हैं। और वहाँ से पूरा देश में जम्मू कश्मीर तक पहुँच गए वो लोग, एंटी नेशनल एंटी एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में, एंटी सोशल एक्टिविटी में लिप्त है सब जगह। और ये जो बंगाल की सीमा असुरक्षित है, उसके कारण पूरा देश असुरक्षित है। इसलिए इस सरकार को पहले वहाँ हटाना, देश की हित में, देश की सुरक्षा के कारण, नहीं तो और देश में और खतरा बढ़ जाएगा। तो बंगाल में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाजपा के लिए एक ओपन ग्राउंड दिख रहा है, पूरी तरह से वैचारिक मुद्दों के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी भाजपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। लेकिन क्या आपको लगता है भाजपा का संगठन कहीं जैसे कि कहीं आरोप होते हैं कि गुटबाजी के कारण हो या चेहरा न होने के कारण हो, इस स्थिति का लाभ लेने की स्थिति में नहीं रहेगा? नहीं, स्थिति में तो लाभ, तो लोगों ने मन तैयार कर लिया कि भाजपा ही चाहिए। अगले बार 200 बार, अब की बार 200 पार, और 200 पार करेंगे हम लोग। लेकिन चेहरा मोहरा तो तब होता है जिनके पास सत्ता है, उनके पास चेहरा है। ममता बनर्जी छोड़ करके उस पार्टी में दूसरा चेहरा नहीं है। महीना ममता बनर्जी जीरो, पार्टी ही नहीं रहेगी, और वो होते हुए भी पार्टी नहीं रहेगी, ये मान लीजिए आप। लेकिन भाजपा एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता है, विचारधारा पर, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। इसलिए आप किसी को भी बैठा दीजिए, वो सुशासन देते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है हमारे पास, और वो सधे हुए सिस्टम है। एक बूथ का कार्यकर्ता भी उतना राष्ट्रवादी है जैसे कि हमारे नेशनल टीम के, जैसे प्रदेश की टीम के, उतना हाँ कैपेसिटी कम है। काम करते करते नेता बड़ा होता है, उभरता है, उसका कद बड़ा हो जाता है, लोग उसको जान जाते हैं। आज तक हम सत्ता में आए नहीं, इसलिए कोई जानते नहीं है। सत्ता में आएंगे तो सारे नेता हमारे बड़े बड़े नेता बन जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि चेहरा नहीं होने का कोई भी नुकसान आपको चुनाव में नहीं होने वाला? पूरा देश में भाजपा का जो लोगों की सफलता है, भाजपा की जो उपलब्धि है, मोदी जी का नेतृत्व में जो काम है, ये सब देख रहे हैं। तो भाजपा दिल्ली में जो है, पंजाब में, बंगाल में, असम में, सब जगह एक ही भाजपा है, वही विचारधारा, वही कार्य पद्धति और राष्ट्रीय नेता, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त, हिंसा मुक्त राजनीति हमने दिया है, तो बंगाल के लोग बहुत सजग हैं, सब कुछ जानते हैं। आज संगठन हम खड़ा करके उनको ये मौका दिया है कि आओ भाजपा को स्वीकार करो, सुशासन लो, आज लोग इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। धन्यवाद। तो हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा के सांसद और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो जय श्री राम के मुद्दों पे जो एक बहस छिड़ी हुई है, या सीए हो, एनआरसी हो, या तमाम मुद्दे, सब की खुल के बातचीत की। और इनका कहना है कि भाजपा जो है बंगाल में सरकारी बनाने जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप घोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।